हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स का कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलेस के बारे में। चूँकि हम लोग इसका थ्योरी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हीं थ्योरी क्लास में हम लोगों ने बहुत से टॉपिक ऐसे देखे थे जिसमें रिजल्ट में हमको फार्मूले मिले थे। आज उन्हीं फॉर्मूलेस को और उसके इम्पोर्टेंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में देखा था। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला और डायरेक्ट उसका कंस्ट्रक्शंस आते हैं आपके एग्जाम में। फिर भी उसका कुछ पॉइंट रह गया था, उस पॉइंट को हम लोग इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट फार्मूलेस के बारे में और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में कुछ पॉइंट बचा हुआ था, उस पॉइंट को हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से कवर कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है टू टाइप से होते हैं। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। पिछले लेक्चर में रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में भी बात किए थे पिछले लेक्चर में, बट हम लोग फॉर्मूलेज, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं देखे थे, केवल इसका कंस्ट्रक्शंस देखे थे। लेकिन इस लेक्चर में सारे पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता क्या है, तो नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप होता है जिसमें लेंस को रिप्लेस करके हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मिरर का इस्तेमाल करते हैं। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कौन कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा, प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। और आई पीस में तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता ही है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है ये भी टू टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है न्यूटोनियन और सेकंड होता है कैसेग्रेन, ठीक है। ये दोनों टेलीस्कोप को याद रखिएगा। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप टू टाइप से होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और सेकंड होता है कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो सबसे पहले हम लोग न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर इस फिगर में देख पा रहे हैं, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ये एक सेटअप है जिसमें इधर से पैरेलल रे फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर में कहीं, बहुत दूर में कहीं पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वहाँ से ये वाली जो रे है सीधा कॉन्वेक्स में कॉन्केव मिरर पर पड़ती है और ये सेकेंड रे है, ये भी कॉन्केव मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है। यहाँ पर ये कॉन्केव मिरर को हम लोग ऑब्जेक्टिव मिरर के तौर पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे ही लाइट इस पर पड़ती है तो ये क्या हो जाती है, किसी पॉइंट पर, पॉइंट एफ पर फोकस्ड हो जाती है, तो इसको हम लोग फोकस पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पर एक प्लेन मिरर होता है। अगर ये प्लेन मिरर नहीं रहता ना, तब ये रेज जो है कहाँ पर मिलते हैं, ये फोकस पॉइंट पर मिलते हैं। बट हम लोग यहाँ पर 45 डिग्री पर हम लोग क्या सेटअप कर दिए, यहाँ पर एक प्लेन मिरर यूज़ किए हैं, जिससे कि ये रेज जो है इससे इस प्लेन मिरर में इंसिडेंट होने के बाद ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो रे जो है, ये टू रेज जो है आपस में आई पीस की तरफ बढ़ती है और यहाँ पर इनका इमेज क्रिएट होने लग जाता है, जिसको हम लोग आई पीस की मदद से आसानी से देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका कंस्ट्रक्शंस। तो इसमें कितना मिरर यूज़ किया गया, 2 मिरर। याद रखिएगा, जो न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है इसमें कौन कौन सा मिरर यूज़ किया गया है, एक प्लेन मिरर है और एक कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मिरर होता है, और प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर जो है हमको इमेज देता है ना। और यहाँ पर ये वाला लेंस क्या है, ये आई पीस है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लेन मिरर है उसको कितने एंगल पर रखा जाता है, तो याद रखिएगा 45 डिग्री एंगल पर रखा जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, प्लेन मिरर नहीं होता तो हमको इसका इमेज कहाँ पर मिलता, फोकस पॉइंट कहाँ मिलता, तो ये कैपिटल F जो पॉइंट है यहाँ पर मिलता। और इसका डेरिवेशन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता और आप लोग के एनसीईआरटी में डेरिवेशन दिया भी नहीं है, ये फॉर्मूला भी नहीं लिखा है, लेकिन आप लोगों को ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। याद रखिएगा न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के केस में, ठीक है, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका फोकस हम लोग फोकल लेंथ कंसिडर कर लेते हैं f0, और ये जो
आई पीस लेंस है, इसका जो फोकल लेंथ है इसको हम लोग एफ ई कंसिडर कर लेते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो है उसी को न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशंस कहा जाता है। तो m इज इक्वल्स टू माइनस F0 FE, इसको याद रखिएगा। जब यहाँ पर इमेज जो बन रहा है ये लिस्ट डिस्टेंस से ज़्यादा हो या फार पॉइंट पर हो तो उस केस में ऐसा होता है, ठीक है। और यदि लिस्ट डिस्टेंस पर बने इमेज तो इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस F0 अपॉन FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपॉन D। जहाँ पर ये निगेटिव हमको क्या बताता है, यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। और हम लोगों को पता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इससे जब लाइट आती है तो कॉन्केव मिरर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला बस याद रखना है, आप लोगों को डेरिवेशन नहीं करना है। तो ये न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यहाँ पर कंप्लीट होता है, बट इसमें कुछ ड्रॉबैक हैं। एक ही ड्रॉबैक है, ज़्यादा ड्रॉबैक नहीं है। वो ड्रॉबैक क्या है, शैडो प्रोड्यूस्ड ऑन द इंसिडेंट रे बाय सेकेंडरी मिरर। ये प्राइमरी मिरर है, ये सेकेंडरी मिरर है और ये वाली रे जो है इंसिडेंट हो रही है। तो ये जो इंसिडेंट रे है ना, इसका शेडो मिलता है हमको। जब हम लोग फाइनल इमेज प्राप्त करते हैं तो उसमें इंसिडेंट रे का हमको क्या मिलता है, शेडो मिलता है, छाया मिलता है। तो उससे क्या हो जाता है, जो फाइनल इमेज है उसमें शेडो बनने की वजह से उतना क्लियर नहीं हो पाता है जितना कि कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम लोग को क्लियर इमेज मिलता है। तो बस यही एक इसकी ड्रॉबैक है। अब बात करते हैं सेकेंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पर या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जहां से पैरेलल रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। और यहाँ पर हम लोग एक कॉन्केव मिरर यूज करते हैं जो कि पैराबोलिक शेप का होता है ना। इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव मिरर बोल सकते हैं। यहाँ से लाइट इंसिडेंट होती है। लाइट इंसिडेंट होने के बाद कहाँ पर कन्वर्ज होती है, तो इस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है। तो इसको हम लोग फोकस पॉइंट कहेंगे। अगर ये मिरर नहीं होता तब की केस है, बट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक मिरर इस्तेमाल करते हैं। इसको प्राइमरी मिरर बोलते हैं और इसको सेकेंडरी मिरर बोलते हैं। प्राइमरी मिरर में हम लोगों ने कौन सा मिरर यूज किया है, पैराबोइडल यूज़ किए हैं। पैराबोलिक शेप का हम लोग कॉन्केव मिरर यूज़ किए हैं, इसलिए इसको पैराबोलाइडल बोला गया है यहाँ पर। और सेकेंडरी मिरर में हम लोग कौन सा मिरर यूज़ किए हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किए हैं। तो ये लाइट जो है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट होती है इस मिरर पर, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके सीधा आई पीस में चली जाती है। तो यहाँ पर हमको इसका इमेज मिलने लगता है। तो ये रहा कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शंस, उसका सेटअप, जिसको हम लोग पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। इसमें भी हम लोगों को इसका डेरिवेशन नहीं करना है। आप लोग को एग्जाम में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है और कंस्ट्रक्शंस पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम होता है। जब लिस्ट डिस्टेंस पर, लेकिन फर्क कितना, यहाँ पर नेगेटिव मिलता है, यहाँ पर पॉजिटिव मिलता है। ये इमेज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि इन्वर्टेड इमेज है तो नेगेटिव आएगा और यदि इरेक्ट इमेज है तो पॉजिटिव आएगा। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं मैग्निफिकेशंस की प्रॉपर्टीज में, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के केस में जब लिस्ट डिस्टेंस पर मिलता है, डी डिस्टेंस पर हम लोग को इमेज मिलता है, तो हम लोग इसको लिखते हैं F0 अपॉन FE और ब्रैकेट में आ जाता है 1 प्लस FE अपॉन D। और अगर इनफाइनाइटी डिस्टेंस पर मिलता है हम लोग को, तो हम लोग को मैग्निफिकेशंस क्या मिलता है, m इज इक्वल टू इस वाले मिरर का और इस वाले मिरर का, यहाँ पर इस वाले मिरर का ये ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, F0 होगा। और यहाँ पर ये जो आई पीस यूज कर रहे हैं, इसका फोकल लेंथ हम लोग FE कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों का रेशियो लेंगे, वहीं क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा। जब इमेज कहाँ पर बने, इनफाइनाइटी पर बने या फार पॉइंट पर बने, है ना।
तो यहाँ पर हम लोग को एक और चीज़ पता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशंस क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू आर अपन 2 होता है। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ r/2 से, तो मुझे मिल जाता है m इज इक्वल्स टू r/2 FE मिल जाता है। तो इसी को मैग्निफिकेशंस कहा जाता है इन्फिनिटी इमेज के लिए। तो ये रहा कैसेग्रीन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का फॉर्मूला। ओके, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का क्या क्या एडवांटेज है। हमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी जब ऑलरेडी हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप था, तो उसकी वजह जानते हैं। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्केव मिरर हैव लार्ज अपर्चर, हाई गैदरिंग पावर, फाइंड इमेज फॉर्म्ड वेरी ब्राइट सो इवन डिस्टेंट, और फेंट स्टार कैन बी इजिली व्यूड। बोलने का मतलब ये है, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्केव मिरर क्या होता है। कॉन्केव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसके पास क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके पास लार्ज अपर्चर होता है, और इसका अपर्चर जो है, अपर्चर बोलने का मतलब जो रिफ्लेक्टिंग वाला पोर्शन है वो ज़्यादा होता है, इसके पास ज़्यादा बड़ा होता है लेंस के कंपैरिजन में। इसीलिए इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती, इनके पास गैदरिंग पावर ज़्यादा होती है। गैदरिंग पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ये ज़्यादा लाइट को अपने ऊपर लाकर वो इकट्ठा कर सकता है, कन्वर्ज कर सकता है। ठीक है, तो इस कन्वर्जिंग पावर को ही यहाँ पर गैदरिंग पावर बोल दिया गया है, जिससे क्या होता है, कॉन्केव मिरर जो है फाइनल इमेज को क्या देता है, बहुत ही ब्राइट देता है, चमकीला देता है, चाहे ऑब्जेक्ट जो है कितनी भी दूर में रहे। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का भी ये कैसा इमेज देता है, ब्राइट इमेज देता है। इसी वजह से कॉन्केव मिरर की वजह से हम लोग को फेंट स्टार भी, धुंधला स्टार भी हम लोग को इजीली दिखने लगता है, या देख सकते हैं, हम लोग इजीली देख सकते हैं। इस वजह से हमको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की जरूरत पड़ी, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में किसका यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर का, इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी गैदरिंग पावर हाई होती है। नेक्स्ट जानते हैं हाई रिजोल्विंग पावर। जो कॉन्केव मिरर होता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जो कॉन्केव मिरर यूज करते हैं उसकी रिजोल्विंग पावर हाई होती है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को रिजोल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर में सेम लगता है, उसमें डिफरेंस समझ नहीं पाते। तो मैं बता दूं, रिजोल्विंग पावर का मतलब ये होता है कि किसी भी मिरर का जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो उस मिरर की एबिलिटी होती है। कौन सी एबिलिटी होती है, जो पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है पास में, तो उसमें सेपरेट करने की एबिलिटी होती है इमेज को। ठीक है, दोनों की इमेज को सेपरेट करके अच्छे से दिखाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसी पावर को हम लोग रिजॉल्विंग पावर बोल देते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है हाई रिजॉल्विंग पावर। बोलने का मतलब ये है विभेद करना, वो कितना विभेद करके दिखा रहा है ऑब्जेक्ट की इमेज को। इसीलिए यहाँ पर लिखा है इट इज एबिलिटी टू सेपरेट बिटवीन 2 क्लोजली ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्लोजली ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको किसी अदर लेंस से या मिरर से देखूं तो ये मुझे एक दूसरे में ब्लड दिखेगा, ये ब्लर दिखेगा, मिक्स दिखेगा। बट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का ऐसा प्रॉपर्टी, अगर ये दूर रखा हुआ है और ये पास में है, फिर भी हम लोग इसका इमेज जो है सेपरेट अलग अलग देख सकते हैं, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर इसका हाई होता है, ये बोलना चाह रहा हूँ। जबकि मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, वो तो बस हम लोग को मल्टीपल साइज को इंक्रीज करके हम लोग को क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट की साइज को इंक्रीज करके देते हैं, उसको हम लोग मैग्नीफाइंग बोलते हैं ना। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है विभेदन करना, मैग्नीफाइंग का मतलब होता है आवर्धित करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशंस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड इमेज ऑफ वाइट ऑब्जेक्ट। हम लोग देख रहे हैं स्टार को या मून को या कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, एस्ट्रॉइड हैं, उसको जब हम लोग देखते हैं तो वो वाइट रहता है। बट हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से देखते थे तो क्या होता था, हम लोग को कलर्ड इमेज मिलता था, पूरा कलर नहीं मिलता था, रहता था वो वाइट, लेकिन वाइट क्या है, 7 कलर में स्प्लिट होके 7 कलर का ब्लर फॉर्म मिलता था हम लोग को इमेज में। वो पूरी तरह से वाइट नहीं मिलता था, वो जैसे था वैसे ही। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज था किसमें, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में। बट यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है, फ्री होता है। किससे फ्री होता है, क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री होता है। मतलब इसमें हम लोग को वाइट ऑब्जेक्ट का वाइट इमेज ही मिलता है। एक चीज और याद रखिएगा, क्रोमेटिक एब्रेशंस को
क्रोमेटिक एब्रेशंस को और किस नाम से जाना जाता है? क्रोमेटिक डिस्टॉर्शंस के नाम से भी जाना जाता है। आइए समझते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन या क्रोमेटिक डिस्टॉर्शंस का मतलब क्या है। इसको एक इमेज के थ्रू मैं आप लोग को समझा देता हूँ। लेंस में क्या होता था, हम लोग लेंस किस में यूज करते थे? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में यूज करते थे। तो इसमें क्या होता था, जैसे कि एक लेंस है और दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि व्हाइट ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी स्टार है कंसिडर कर लेते हैं। तो इससे जो रे आने वाली रे ऑफ लाइट है जो लेंस के इस पोर्शन पर इंसिडेंट होती थी, ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे आती थी। मतलब ये कम डाइवर्ज होता था। और जैसे जैसे ये लेंस के पोर्शन से नीचे आते जाता था, ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट के पास आते जाता था इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, तो ये क्या होता था, इसका कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज होता था, कन्वर्जिंग एंगल जो है डिक्रीज होता था। इसलिए इसका इमेज यहाँ बनता था, इस वाले रे का इमेज यहाँ बनता था, इस वाले रे का इमेज यहाँ मिलता था। तो इस प्रकार से अलग अलग कलर का पास में ही, एकदम पास में एक दूसरे से ज्वाइन होते हुए, जैसे कि जो रेनबो होता है उसमें कलर एक दूसरे से मिक्स होते हैं, ज्वाइन रहते हैं, बॉर्डर फिक्स नहीं रहता, उसी टाइप का यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर डिफरेंट कलर में हमको इमेज मिलता था, जो कि ब्लर फॉर्म में था और कलर्ड था, वाइट नहीं था। तो इसी प्रॉपर्टीज को, इसी को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिक एब्रेशंस कहा जाता है, ठीक है, या क्रोमेटिक डिस्टॉर्शंस कहा जाता है। तो ये मिलता था हमको 7 कलर ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। तो ये हमको किस में मिलता था? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में मिलता था। इसीलिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम लोग मिरर का इस्तेमाल करते हैं, और मिरर क्या होता है, व्हाइट ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट जो है वाइट है तो ये उस ऑब्जेक्ट का इमेज को कैसे दिखाएगा? वाइट ही दिखाएगा। तो यहाँ पर वाइट इमेज लिख लेना, ये ऑब्जेक्ट हो गया है वाइट ऑब्जेक्ट, वाइट इमेज, ठीक है, जैसा है वैसे ही दिखाएगा ये। कौन? मिरर, मतलब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर का इस्तेमाल करते हैं और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हम लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशंस। जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है इसमें स्फेरिकल एब्रेशंस नहीं पाया जाता। जिस प्रकार क्रोमेटिक एब्रेशंस नहीं पाया जाता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, इससे फ्री रहता है, उसी प्रकार एक और एब्रेशन होता है जिसका नाम है स्फेरिकल एब्रेशंस। ये भी नहीं पाया जाता है टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, ये भी इसका एक एडवांटेज है। अब यहाँ पर स्फेरिकल एब्रेशंस का मतलब क्या है? ड्यू टू स्फेरिकल शेप लेंस इमेज फॉर्म नॉन पॉइंट ब्लड पॉइंट साइज। यहाँ पर जो मैं समझा रहा था ना, यही है, अलग अलग यहाँ पर जो कलर फॉर्म हो रहा था ना वो क्रोमेटिक है, क्रोमेटिक एब्रेशन है, और यहाँ पर स्फेरिकल एब्रेशंस का मतलब ये है, ये जो लेंस है इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज जो है ब्लड फॉर्म में मिलता है और अलग अलग पॉइंट पर मिलता है, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे एक ही प्रकार से मिक्स हो जाते हैं, बट इसका पोजीशन जो है, साइज तो बहुत छोटा है, पॉइंट साइज का होता है, ब्लड होता है और नॉन पॉइंट होता है। नॉन पॉइंट बोलने का मतलब इसका पोजीशन जो है डिफरेंट पॉइंट पर होता है। और ये किस वजह से होता है? ये स्फेरिकल होने के, लेंस का जो स्फेरिकल होता है इस वजह से होता है, इसलिए इसको स्फेरिकल एब्रेशंस कहा जाता है। स्फेरिकल एब्रेशंस का मीनिंग भी लिख दिया मैं यहाँ पर, ड्यू टू स्फेरिकल शेप लेंसेस इमेज फॉर्म नॉन पॉइंट ब्लड एंड दी पॉइंट साइज, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है स्फेरिकल एब्रेशंस, जो कि हम लोग को रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में मिल रहा था। तो ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का एक डिसएडवांटेज है, बट हम लोग को रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के केस में ऐसा नहीं मिलता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर होता है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है ऐसे ही हम लोग को यहाँ पर इसका इमेज मिल जाता है, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, ये भी एक एडवांटेज है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। नेक्स्ट बात करते हैं, मच लेस कॉस्ट देन द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उसको बनाने के लिए ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ता, ये उतना कॉस्टली नहीं होता जितना रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को बनाने में कॉस्ट लगता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑप्टिकल क्वालिटी लेस देन द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अगर हम लोग ऑप्टिकल क्वालिटी की बात करें ऑप्टिकल क्वालिटी लेस देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, तो
रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो है ग्रेटर होता है इसकी ऑप्टिकल क्वालिटी जो है, जबकि टेलीस्कोप की क्या होती है, लेस होती है। बोलने का मतलब ये है, अगर हम लोग ऑप्टिकल डिवाइस की इंस्ट्रूमेंट की बात करें, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है, हल्का होता है ना, उतना भारी या साइज में उतना बड़ा भी नहीं रहता है जितना रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप रहता है। ठीक है, तो उसी को बोला गया है ऑप्टिकल क्वालिटी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का एडवांटेज भी डिस्कस कर ली हैं। अब ये टॉपिक यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश की है कि जितना आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारा पॉइंट कवर करने की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, सभी में जो फॉर्मूले पढ़े हैं उन सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रे ऑप्टिक्स जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जब हम लोग सेपरेट टॉपिक पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके तो ये बहुत ईजी लगता है, बट सभी टॉपिक को जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो फॉर्मूलेज जो है मिक्स हो जाते हैं, टॉपिक जो है मिक्स होने लगते हैं दिमाग में। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस चैप्टर का रिविजन पार्ट लाया है। रिविजन बोलने का मतलब यह है शॉर्ट रिविजन, केवल हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे, केवल हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे और उसका मतलब समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मिरर के बारे में। तो मिरर के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, और मिरर के अंदर में हम लोगों ने कौन कौन से फॉर्मूला देखे थे वो फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशंस देखे थे। ये रिलेशंस क्या होता था, F = R/2 होता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ का क्या होता था, डबल होता था। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं थ्योरी क्लास में। जिन लोग इस लेक्चर में नए हैं आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पूरा थ्योरी क्लास डल चुका है इस चैप्टर का। ठीक है, जहां पर R, यहाँ पर R का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, F का मतलब क्या है, फोकल लेंथ। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मिरर की। सेकंड फार्मूला हम लोग देखे थे जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला में भी हम लोग प्रूफ किए थे 1/F = 1/U/1/V देखे थे, और इसको हम लोग 2/R भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से F = R/2 है तो 1/F = कितना होगा, 2/R होगा, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर F का मतलब मैं बता दी हूँ। U का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और V का मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। इसमें भी स्टूडेंट जो है बहुत कंफ्यूज हो रहते हैं, इसको याद रखिएगा। U का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V का मतलब क्या होता है भाई, इमेज डिस्टेंस होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट इमेज। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्निफिकेशंस की। तो मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला हम लोग 3 टर्म्स में देखे थे। फर्स्ट हाइट के टर्म्स में देखे थे, M = H2/H1। उसके बाद इसी को हम लोग U और V के टर्म्स में देखे थे, -V/U देखे थे। उसके बाद इसको F और U के टर्म्स में देखे थे, F/F-U के टर्म्स में देखे थे। उसके बाद इसी फॉर्मूला को U एंड F के टर्म्स में देखे थे, F-U/F के टर्म्स में देखे थे। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये मिरर के लिए क्या है, मैग्निफिकेशंस फॉर्मूला है। अब हम लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशंस का वैल्यू जब 1 से ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, तो कब होता है और उस सिचुएशंस में हमको क्या क्या कंडीशंस मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। द सेम मिरर फॉर्मूला इज वैलिड फॉर बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज रियल और वर्चुअल। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो मिरर फॉर्मूला है इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि हम लोग क्लास में डेरिवेशंस करवा देते हैं कि ये कॉन्केव मिरर के लिए है, तो बच्चे समझते हैं कि ये कॉन्केव मिरर के लिए है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला जो है दोनों मिरर के लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है और कॉन्केव मिरर के लिए भी है, और दोनों मिरर के लिए आप लोग प्रूफ कर सकते हो, आप लोग के एनसीईआरटी बुक में दिया होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मिरर जो है कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए है। और यहाँ पर हम लोग को पता है कॉन्केव में इमेज कैसा मिलता है, रियल और इन्वर्टेड, और कॉन्वेक्स में कैसा मिलता है, वर्चुअल और इरेक्ट मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो ये मैग्निफिकेशन है इसके मैग्नीट्यूड की। इसका मैग्नीट्यूड जब ग्रेटर देन 1 होता है तो इमेज कैसा मिलता है, मैग्नीफाइड मिलता है। चलिए इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। इमेज कैसा मिलता है, मैग्नीफाइड, मतलब यहाँ पर H2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए H1 से, क्योंकि H2 यहाँ पर इमेज का हाइट है और H1 क्या है, यहाँ पर H2 यहाँ पर इमेज का हाइट है और H1 यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट का हाइट है। और हम लोगों को पता है M = H2/H1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर M का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ग्रेटर देन 1 मिलना चाहिए। तो चलिए इसको मैं प्रूफ करके देखता हूँ। मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और H2 का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना हो, 4।
तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का हाइट ग्रेटर देन हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है इमेज इज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर हाइट को बड़ा ले रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इन दोनों वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, इसमें पुट करके देखता हूँ। तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, h2/h1, और इसको सॉल्व करूँगा तो 4/2 मिलेगा, और इसको जब मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे m का वैल्यू क्या मिला, 2, और 2 यहाँ पर क्या चीज़ है, 2 यहाँ पर क्या चीज़ है जी, 1 से ग्रेटर देन है। तो याद रखिएगा मैग्निफिकेशंस में हमको जो इस केस में जो इसका मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 मिलेगा, और m का वैल्यू हमको 1 से ज़्यादा मिला है, 2 मिला है। तो ये वाला कंडीशन हमको कब मिलता है, याद रखिएगा जब h2 ग्रेटर देन हो h1 से, तब मिलता है। इस केस को याद रखिएगा। और सेकंड केस की बात करते हैं, जब मैग्निफिकेशंस का वैल्यू लेस देन 1 होता है, तो ये केस हमको कब के केस में मिलता है, जब इमेज क्या हो, डिमिनिश्ड हो, मतलब छोटा हो। बोलने का मतलब ये है अब h2 जो है छोटा होना चाहिए h1 से। जैसे कि मैं कंसीडर कर लेता हूँ, एक सेकेंड इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि मैं कंसीडर कर लेता हूँ, अब h1 का वैल्यू क्या था मेरे पास, 2 सेंटीमीटर। अब मैं h2 का वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि h2 जो है लेस देन है h1 से, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा और इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा। इसी को तो डिमिनिश्ड बोलते हैं। तो इस केस में हम लोग चेक करते हैं कि ये लेस देन 1 होता है या नहीं। जैसे इसको चेक किए थे ना अभी कि m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है जब इमेज कैसा हो, मैग्नीफाइड हो, तो वैसे इसको भी चेक कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h2/h1 हो जाएगा। h2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, और h2 का वैल्यू हमारे पास 1 है, और h1 का वैल्यू क्या है, 2 है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से m का मैग्नीट्यूड क्या मिल गया हमको, 0.5 मिल गया, और 0.5 क्या है जी, 1 से छोटा है। तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया 1 से। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। जब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 देन इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड। इस चीज़ को याद रखिएगा। या ये वाला केस हमको इस वाले केस के लिए मिलता है। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, और इसको याद रखिएगा बस, क्योंकि ये सारा कोई इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। और सेशन रीजन में भी कभी कभी पूछ देते हैं। जब ये ऐसा है h2 ग्रेटर देन h1 है, ये स्टेटमेंट हो जाता है, और रीजन में क्या हो जाता है, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ m ग्रेटर देन 1, ऐसा रीज़न हो जाता है। तो आपको बताना रहता है कि दोनों सही हैं, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं सही, ऐसा। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग को कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी मैं प्रूफ करके बताती हूँ। अब चलिए नेक्स्ट को प्रूफ करते हैं। थर्ड केस है, जब जो मैग्नीट्यूड है मैग्निफिकेशंस का, इसका वैल्यू इक्वल टू 1 कब होता है। तो यहाँ पर बोला गया है जब सेम साइज हो। सेम साइज बोलने का मतलब क्या है, h1 और h2 दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ h1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट की हाइट, और इमेज की हाइट भी मुझे कितना मिल रहा है, 2 सेंटीमीटर मिल रहा है। तब मुझे m का वैल्यू कितना मिलेगा जी, 1 के इक्वल मिलेगा। चाहे मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ चाहे नॉर्मल वैल्यू लूँ, दोनों ही सिचुएशंस में मुझे 1 के इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर प्रूफ होता है। तो याद रखिएगा m का वैल्यू 1 कब होता है, जब इमेज का साइज क्या हो, ऑब्जेक्ट के साइज का हो। एक पॉइंट और है जिसको याद रखिएगा, m का वैल्यू जब पॉजिटिव होता है, इसको थ्योरी क्लास में भी बता चुका हूँ मैं, जब m का वैल्यू पॉजिटिव हो तो यहाँ पर इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। और जब m का वैल्यू निगेटिव हो तो इस सिचुएशंस में इमेज कैसा होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड आप लोग को केवल 2 ही चीज़ याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड फॉर्मूला और दूसरा स्नेल्स लॉ। बस यही चीज़ याद रखना है, और वही चीज़ मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन न्यू। ये न्यू है, ये हम लोग v बोल देते हैं, ठीक है। v का मतलब वेलोसिटी। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं इसी डेफिनेशंस को वेवलेंथ के टर्म्स में डिफाइन करूं तो म्यू इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इन वैक्यूम हो जाता है, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेवलेंथ इन मीडियम जिसको लैम्डा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको वेवलेंथ के टर्म्स में ऐसे लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर, और ये 1μ2, मतलब यहाँ पर जो दूसरा मीडियम है उसका फर्स्ट वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और इसी को अगर मैं वेलोसिटी के टर्म्स में लिखूं तो ये v1 अपॉन v2 आ जाएगा, और अगर इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखूं तो ये μ2 अपॉन μ1 आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये टर्म याद नहीं रखना है, आप लोगों को केवल ये टर्म याद रखना है। इसको याद रखोगे तो कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्यों कन्फ्यूज़न नहीं होगा? आपको ये याद रखना है कि μ1 जो है पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जो इंसिडेंट एंगल होता है उसका साइन लेते हैं, और μ2 जो है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और दूसरे मीडियम में जब इंटर करता है तो लाइट, तो उसका क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा। इसको याद रखेंगे तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप इसको डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव कर सकते हो? तो मैं साइन आई ये है तो साइन आर को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर हो जाता है, ठीक है। और ये μ2 है, μ1 को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो ये μ2 अपॉन μ1 आ जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है μ2 अपॉन μ1 साइन आई अपॉन साइन आर। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, सर इसको v1 v2 के इक्वल क्यों लिख दिए? तो हम लोगों को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है, तो μ1 इज इक्वल टू सी तो कॉन्स्टेंट है, v1 हो जाएगा, और μ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी अपॉन v2 हो जाएगा, है ना। और जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, तो μ2 अपन v1 आएगा, और इसको जब मैं सॉल्व करूँ तो μ2 का वैल्यू क्या है? c अपॉन v2 है, और μ1 का वैल्यू क्या है? c अपॉन v1 है, तो ये हो जाएगा v1 अपॉन c, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा v1 अपॉन v2, और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक चीज़ और, यहाँ पर μ2 अपॉन μ1 है, इसको क्या लिखा जाता है? चूँकि हम लोगों को पता है μ1 अपन μ2 को हम लोग क्या लिखते हैं? 2μ1 लिखते हैं। तो यहाँ पर μ2 अपॉन μ1 है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 1μ1 लिखेंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। ये छोटा छोटा पॉइंट है जो हमको पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, इसको भी मैं थ्योरी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी फॉर्मूला कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम लोग शॉर्ट में TIR के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप लोगों को केवल एक ही चीज़ याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंसिडेंट जो क्रिटिकल एंगल है इनके बीच का रिलेशंस, ठीक है। जो क्रिटिकल एंगल है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC, ठीक है। जहां पर IC को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है और म्यू को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब किसी लाइट को हम लोग डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ले जाते हैं, तो जब हम लोग वहाँ पर लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो वहाँ पर एक एंगल मिलता है, और वो एक ऐसा एंगल होता है कि जिससे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंसिडेंट करवाने पर लाइट का रिफ्रैक्शन जो होता है 90 डिग्री होता है। रिफ्रैक्शंस क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो जब रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है तो उसी सिचुएशंस में जो इंसिडेंट एंगल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये मैं थ्योरी क्लास में बता चुका हूँ। और एक चीज़ और बताया था कि TIR का जो फिनोमिनन है ये कब होता है? जब इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन होता है, तभी यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शंस फार्मूला फॉर लेंस के बारे में। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। चलिए आज मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर कर देता हूँ। फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव स्फेरिकल लेंसेज द रिफ्रैक्शन फार्मूला आर सेम, ओनली प्रॉपर साइन ऑफ U, V एंड R आर टू बी यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला लेंस के लिए, ठीक है। और रिफ्रैक्शंस फार्मूला हम लोग दोनों के लिए डिराइव कर सकते हैं, कॉन्वेक्स के स्फेरिकल के लिए और कॉन्केव के स्फेरिकल के लिए। जैसे कि मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये क्या चीज़ है? अगर मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूं तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, और ये जो सरफेस है, ये जो स्फेरिकल है, ये कौन सा स्फेरिकल होगा? कॉन्वेक्स होगा। इसी प्रकार इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये डेंसर होगा, ये रेयर मीडियम होगा, और ये स्फेरिकल जो है कौन सा स्फेरिकल होगा? ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल होगा, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है कॉन्वेक्स स्फेरिकल। अब अगर इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये डेंसर होगा, ये रेयर मीडियम होगा, और ये जो स्फेयर है कैसा होगा?
कॉन्केव स्फीयर होगा। इसी प्रकार इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये डेंसर मीडियम होगा, ये रेयर मीडियम होगा, और ये जो स्फेरिकल है ये कैसा स्फेरिकल होगा, कॉन्केव स्फेरिकल होगा। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है, और बोला गया है कि रिफ्रैक्शंस फार्मूला जो है कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों के लिए ही सेम मिलेगा, जो कि मैं थ्योरी लेक्चर में आप लोग को बता चुका हूँ। चेंज होगा तो वो कौन सा होगा, तो वो होगा म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज होता है। एक बार लाइट जो है डेंसर से रेयरर में जाता है, और एक केस में क्या होता है, रेयरर से डेंसर में आता है, इस वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, बाकी फार्मूला सेम रहता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है द रिफ्रैक्शन फार्मूला आर सेम, ओनली प्रॉपर साइन, यहाँ पर केवल साइन चेंज होता है साइन कन्वेंशन की वजह से यू वी और आर के बीच। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर फॉर रिफ्रैक्शन फार्मूला ऐसा मिलता है, कब मिलता है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द रिफ्रैक्शन फार्मूला, जब लाइट का ट्रांसफर, एक सेकेंड मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, जब लाइट का ट्रांसफर जो है कहाँ होता है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम होता है। तो इस सिचुएशंस में हम लोग चाहे कॉन्केव स्फेरिकल यूज करें चाहे कॉन्वेक्स, दोनों ही केस में हम लोग को यही फॉर्मूला मिलता है, और इसका डेरिवेशन हम लोग थ्योरी लेक्चर में कर चुके हैं। μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ऐसा हम लोग को फॉर्मूला मिलता है। इसी को रिफ्रैक्शंस फॉर्मूला कहा जाता है। अब सेकेंड केस की बात करते हैं, जब लाइट जो है डेंसर टू रेयर मीडियम इंटर करती है, लाइट जो है डेंसर टू रेयर मीडियम इंटर करती है, तो इस सिचुएशंस में यही फॉर्मूला हमारे पास चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, मैं बोला हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग इंटरचेंज करते हैं करके, μ1 के जगह पर μ2 रिप्लेस करेंगे, μ2 के जगह पर μ1 रिप्लेस करेंगे इस वाले इक्वेशंस में, तब हम लोग को क्या मिलता है, ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है। μ1 अपन v माइनस μ2 अपन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपन r, इस चीज को याद रखिएगा। और इसी फॉर्मूला को, और ये फॉर्मूला दोनों के लिए है ना, कॉन्वेक्स स्फेरिकल और कॉन्केव, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में मैं क्या कर देता हूँ, अगर मैं रेयर मीडियम को एयर कंसिडर कर लेता हूँ, तो ऑलरेडी हम लोग को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एयर का 1 होता है। और अगर मैं डेंसर मीडियम को म्यू कंसिडर कर लूँ, डेंसर मीडियम को म्यू इसलिए कंसिडर कर रहे हैं μ2 की जगह पर, क्योंकि डेंसर मीडियम कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, ग्लास है, वाटर है, केरोसिन है, डायमंड है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग म्यू यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही डेंसर मीडियम फिक्स हो जाएगा कि वो ग्लास है कि डायमंड है, तो म्यू की जगह हम लोग सीधा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर एयर का पुट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एयर तो फिक्स है ना, आप ग्लास को कहाँ पर रखोगे, एयर पे ही रखोगे, तो रेयर मीडियम तो वहाँ पर फिक्स है, एयर ही होगा, बट डेंसर मीडियम यहाँ पर चेंज होता है। अगर ग्लास यूज़ करेंगे तो 1.5 रख देंगे, अगर डायमंड यूज़ करेंगे तो 2.42 रख देंगे म्यू के जगह पर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। तो इन दोनों वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तब हम लोग को कौन सा फॉर्मूला देखने को मिलेगा, म्यू अपन वी माइनस 1 अपन यू इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। तो ये तीनों फार्मूला को याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर लेंस। नेक्स्ट बात करते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला, इसका भी डेरिवेशन हम लोग थ्योरी क्लास में कर चुके हैं। इसमें हम लोग को क्या फार्मूला मिल रहा था, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 1, और ब्रैकेट में हम लोग को मिल रहा था 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग μ1 के जगह पर 1 पुट कर देते हैं और μ2 के जगह पर म्यू पुट कर देते हैं। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट लेंस फार्मूला, इसका भी डेरिवेशंस कर चुके हैं। जिस प्रकार मिरर का फार्मूला डेरिवेशंस किए थे हम लोग, उसी प्रकार लेंस का भी डेरिवेशन किए थे, और हम लोग को ये फार्मूला मिला था 1 अपन एफ इज इक्वल टू 1 अपन वी माइनस 1 अपन यू मिला था। और मैं जिस प्रकार मिरर के लिए मैग्निफिकेशंस देखे थे, उसी प्रकार हम लोग लेंस के लिए भी मैग्निफिकेशंस देखे थे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, जहां पर यह होता है हाइट ऑफ इमेज या इमेज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर हम लोग इसी को u और v के टर्म्स में लिखे तो ये मिलता है v अपॉन u। यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। मिरर के केस में हम लोग को निगेटिव मिलता था, ठीक है, मिरर के केस में। यहाँ पर लेंस का केस है, पॉजिटिव है। और f और u के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होता है, f अपॉन f प्लस u मिलता है, इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f मिलता है, जब हम लोग v और f के टर्म्स में बात करते हैं।
अब चलिए हम लोग मिरर के लिए जिस प्रकार मैग्निफिकेशंस के बारे में बात किए थे उसी प्रकार लेंस के लिए भी बात करते हैं। यहाँ पर जो लेंस फॉर्मूला है ना, ये दोनों लेंस के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे हम लोग कॉन्केव लेंस की बात करें चाहे कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होता है। और अगर हम लोग मैग्निफिकेशंस की बात करें तो जब इमेज जो है मैग्नीफाइड होता है, इमेज जो मैग्नीफाइड होता है, बोलने का मतलब क्या है, H2 ग्रेटर देन होता है, H2 क्या होता है, ग्रेटर देन होता है H1 से, तब हम लोग को मैग्निफिकेशंस क्या मिलता है, 1 से ग्रेटर देन होता है। जैसे कि मैं आप लोग को प्रूफ करके बताया था ना, जैसे कि H2 का वैल्यू अगर मैं 4 सेंटीमीटर कंसिडर कर लूँ, H को मैं 2 सेंटीमीटर कंसिडर कर लूँ, तो M का वैल्यू कितना आएगा, H2/H1, तो H2 का वैल्यू 4 है, सॉरी H2 का वैल्यू 4 है और H1 का वैल्यू क्या है, 2 है। M इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 से ग्रेटर देन है कि नहीं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ M ग्रेटर देन 1। तो मिला कि नहीं, तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार डिमिनिश्ड मिलता है जब लेस देन होता है, और 1 होता है, 1 कब मिलता है हमको, जब दोनों का साइज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, दोनों का साइज सेम होता है। ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये वही होगा जो मिरर का होता है। आगे बात करते हैं, M का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसको भी बात कर चुके हैं। जो मिरर के लिए हम लोग देखे थे वहीं लेंस के लिए भी है मैग्निफिकेशंस की प्रॉपर्टी। व्हेन M इज नेगेटिव देन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। आगे बात करते हैं पावर ऑफ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला भी डेरिवेशंस किए थे और हम लोग प्रूव भी किए थे कि डेल जो है 1/f के इक्वल होता है। और डेल ही क्या डिफाइन करता है, यहाँ पर डेल को बोला जाता है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एंगल, और यही जो है पावर को डिफाइन करता है, क्योंकि पावर का डेफिनेशन ही होता है मेजरमेंट ऑफ डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग ऑफ रेज। तो इसमें हम लोग प्रूफ किए थे P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर इसलिए लिखा है क्योंकि मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर 1 मीटर को हम लोग को 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10⁻⁻² को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+2 हो जाएगा, और 10⁻+2 को क्या लिखा जाता है, 100 लिखा जाता है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग इसी को, चूँकि हम लोग थ्योरी लेक्चर में हम लोग एक फार्मूला प्रूफ किए थे जिसको लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं, जिसको अब भी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे, ये वाला फार्मूला। अगर मैं इस फार्मूले के पावर के टर्म्स में लिखूं, 1/f होता है ना पावर, तो इसी फार्मूले को अगर मैं पावर के टर्म्स में लिखूं तो मुझे मिल जाएगा P इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू μ-1, ब्रैकेट में मिलेगा 1/r1 माइनस 1/r2 मिलेगा। और अगर मैं 2 और मोर लेंस को अगर कंबाइन कर देता हूं तो उसका हम लोग को मैग्निफिकेशंस क्या मिलता है, M इज इक्वल टू M1 क्रॉस M2 क्रॉस M3, ऐसा मिलते जाएगा। ये भी हम लोग देख चुके हैं। और अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर हम लोग को क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे मिलते जाएगा। और अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो ये मुझे मिलते जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस f2 ऐसे fn तक मिलते जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये सारा चीज़ हम लोग थ्योरी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस, थिन लेंस कॉम्बिनेशंस के लिए फॉर्मूला है पावर का, फोकल लेंथ का और मैग्निफिकेशंस का। और ये फार्मूला जो है हमको कब मिलता है, ये सारा फार्मूला जो है हमको तब मिलता है जब 2 लेंस जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा हो, और दोनों लेंस को कंबाइन करने के बाद दोनों के बीच अगर सेपरेशन डिस्टेंस हो, जिसको हम लोग डी कंसिडर करते थे, तब उस सिचुएशंस में हम लोग को कुछ ऐसा फार्मूला मिलता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2 मिलता है। और पावर कितना मिलता है, P1 प्लस P2 माइनस d.P.2 मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप थ्योरी लेक्चर में इसका डेरिवेशंस किए थे। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग 2 केस पढ़े थे, केस 1 और केस 2 पढ़े थे। केस 1 में हम लोग लिस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने मैग्निफिकेशंस फार्मूला निकाले थे। केस 2 में हम लोग इन्फिनिटी मतलब ग्रेटर देन डी के लिए हम लोग क्या निकाले थे, फार्मूला निकाले थे मैग्निफिकेशंस का, जो फार्मूला ये निकल के आया था। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, है ना। जब लिस्ट डिस्टेंस पर रहता है तो मैग्निफिकेशन 1 प्लस d/f मिलता है, इन्फिनिटी पर रहता है तो m इज इक्वल टू d/f मिलता है। इसी प्रकार हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी फार्मूला निकाले थे, m इज इक्वल टू m0 me, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। और यहाँ से हम लोग फिर से 2 केस में फार्मूला निकाले थे। एक लिस्ट डिस्टेंस के लिए निकाले थे जो कि -l/f0 1 प्लस d/fe मिला था,
और इनफाइनाइटी के लिए निकाले थे तो यही फार्मूला को हम लोग लिख देते थे -L/F0.D/FE मिलता था। इसको कहा जाता है इनफाइनाइटी के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशंस। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरी लेक्चर में प्रिज्म के बारे में, और प्रिज्म के बारे में जब हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला निकाला था, A + del = I + I डैश, जहाँ पर A को बोला जाता है प्रिज्म एंगल और इसको बोला जाता है डेविएशन एंगल, I को बोला जाता है इंसिडेंट एंगल, I डैश को बोला जाता है इमरजेंस एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट रे, इमरजेंट रे के द्वारा बन रहा था ना, इसलिए एंगल ऑफ इमरजेंट बोला जाता है इसको। इसके बाद सेकंड रिलेशन हम लोगों ने देखा था R + R डैश = A, जहाँ पर A प्रिज्म ऑफ एंगल का है, एंगल है प्रिज्म का, R का मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल, R डैश का मतलब जो सेकंड सरफेस था प्रिज्म का उसके रिस्पेक्ट में इंसिडेंट एंगल बोल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इन कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। जब हम लोग को डेविएशन जो है मिनिमम मिल रहा था, तो ये डेविएशन हमको कब मिल रहा था, जब इंसिडेंट एंगल जो है इमरजेंट एंगल के क्या हो जा रहा था, इक्वल हो जा रहा था, तब मिल रहा था। तो इसी सिचुएशंस में हम लोगों ने मिनिमम डेविएशंस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन फाइंड आउट किया था, जो कि ये था। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं इसका डेरिवेशन, ठीक है, और डेरिवेशन नहीं पूछेंगे तो न्यूमेरिकल पूछेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, μ = sin A + sin del m/2 sin A/2, जहाँ पर del m का मतलब है मिनिमम डेविएशन और A का मतलब है प्रिज्म का एंगल और μ का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी फॉर्मूले को हम लोग C/V के इक्वल भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके इक्वल होता है। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि इस फॉर्मूले को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिज्म के अंदर में लास्ट फार्मूला हम लोगों ने देखा था डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। तो ये था del = μ - 1a, जहाँ पर del का मतलब है डेविएशन एंगल और μ का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, a का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये प्रिज्म से रिलेटेड ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। इन सभी में ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग के मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो सभी फार्मूलेज इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अप्रॉक्स क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ से, उसको मैं बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, इसका डेफिनेशन देखे थे, इसका यूज़ देखे थे, इसका टाइप्स देखे थे। ये 2 टाइप से होता है, एक होता है रिफ्रैक्शन टेलीस्कोप और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, ये देखे थे हम लोग, रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड। और रिफ्रैक्टेड को फिर से 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया था, एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को भी फिर से 2 टाइप से डिवाइड किया गया था, एक न्यूटोनियन था, एक कैसेग्रेन था। और ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम लोगों को जो मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला मिला था वो था फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, m = F0/FE। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। अच्छा, आप लोगों को अगर पूछा जाए कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और जो आईपीस होता है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, F0/FE होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, थ्योरी लेक्चर में हम लोग देख चुके थे, हालांकि इसको मैं अच्छे से मेंशन नहीं किया था, लेकिन वहाँ पर ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारे पास, चलिए ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो जाएगा अगर इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो, है ना। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, आईपीस लेंस होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, F0/FE होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड लीस्ट डिस्टेंस। जब लीस्ट डिस्टेंस पर हम लोगों को क्या मिल रहा था, इमेज मिल रहा था, तो उस सिचुएशंस में हम लोगों ने प्रूफ किया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए m = F0/FE ब्रैकेट में 1 + FE/D। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं दोनों के बीच डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ F0 + UE लिख सकता हूँ। ठीक है, इस केस में, और UE के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, FE/D लिख सकते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं किए हैं, डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टेलीस्कोप में कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग और केवल मैग्नीफाइंग पावर पूछा जाता है आप लोग को एग्जाम में। इसलिए आप लोगों को ये याद रखना, ये फार्मूला और ये फार्मूला याद रखने हैं आप लोगों को। इसी प्रकार सेकेंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं, जो कि है टेरेस्ट्रियल
टेलीस्कोप। तो इसमें हम लोग को मैग्निफिकेशंस का नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू f0/fe। और यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ ऑब्जेक्टिव और आई पीस की, तो डिस्टेंस होता है f0 + 4f + fe होता है, इसको याद रखिएगा। इस प्रकार जिस प्रकार इसमें होता है उसी प्रकार इसमें भी ये है। गैलीलियो टेलीस्कोप के बारे में हम लोगों ने नहीं देखा है, आप लोग के सिलेबस में डिलीटेड था। इसके बाद हम लोग देखे थे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम लोग को क्या मिल रहा था, फॉर्मूला जो है m इज इक्वल्स टू f0/fe मिल रहा था, और f0 को हम लोग लिख सकते हैं r/2/fe लिख सकते हैं, जहां पर f0 को बोला जाता है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर और fe को बोला जाता है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस बोला जाता है। और याद रखिएगा यहाँ पर f0, fe, f और d ये सभी का यूनिट क्या होता है, या तो सेंटीमीटर होता है या मीटर होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। वैसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जब हम लोग न्यूटन और कैसेग्रीन दोनों टेलीस्कोप के बारे में पढ़े थे, तो इसके लिए हम लोग 2 केस में फिर से मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला लिखे थे, एक इन्फिनिटी के लिए लिखे थे, एक लीस्ट डिस्टेंस के लिए लिखे थे। तो दोनों में फॉर्मूला हम लोग को सेम मिल रहा था, बस एक में हम लोग को इन्वर्टेड मिल रहा था, एक में हम लोग को इरेक्ट मिल रहा था। दैट मीन्स m का वैल्यू एक में पॉजिटिव, m का वैल्यू एक में निगेटिव मिल रहा था। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग कर चुके हैं थ्योरी लेक्चर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर 9 का जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप और कैसेग्रीन टेलीस्कोप सभी के बारे में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आज का सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल।